अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। राना फ़ारूक सर आज की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। अच्छा, पिछले दिनों से मुझे कुछ दोस्तों की कॉलें भी आ रही थी और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे थे कि उन्होंने ये पूछा था कि लेक्चरर उर्दू टेस्ट जो है उसको हल कैसे किया जाए। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि टेस्ट को, पेपर को हल करने का जो है वो क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। और ये जो तरीका है जो बता रहा हूँ, ये मेरी ज़ाती मुशाहिदे का निचोड़ है या मेरा अपना तजर्बा है, जो कि मैं इससे पहले जितने भी मेरे टेस्ट हुए हैं, यानी मैं 5 टेस्ट जो है वो दे चुका हूँ और 5वें टेस्ट में मेरी जो है वो सिलेक्शन हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी टेस्ट जो है वो मेरा फ़ेल नहीं हुआ और पाँचों बार ही मैंने इंटरव्यू भी दिए हैं। तो ये उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी जो तैयारी है ना, वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसी पे डिपेंड करती हैं तमाम चीज़ें। यकीनी बात है, तैयारी आप लोग कर रहे हैं और तैयारी आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही आपको इसमें फ़ायदा होगा। इसके अलावा नंबर 2 पे जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप अदब के तमाम एरियाज़ को टच ज़रूर करें। यानी ऐसा ना करें कि आप किसी एक ही चीज़ को बार बार जो है वो याद कर रहे हैं, या किताबों के नाम या उन्वान वगैरह याद कर रहे हैं, नहीं, बल्कि आप इस तरह करें कि जो उर्दू के मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं, आप उन तमाम को अपने ज़हन में रखें और उसके मुताबिक जो है वो तैयारी करें। इसके अलावा नंबर 3 पे ये है कि जब आप हाल में पेपर देने के लिए दाखिल होते हैं तो कोशिश करें कि जो है ना, एक तो ख़ुद को रिलैक्स रखें और दूसरा जो है वो दुआ ज़रूर पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, ठीक है ना, ताकि जो है ना आप जो है ना वहाँ पे कुछ रिलैक्स फ़ील करें। उसके बाद हम आते हैं जो हमारे पास चौथा पॉइंट है। अगर हम देखें तो उर्दू के जो सवाल होते हैं, इसमें वो 80 सवाल आपके सामने होंगे। अब हमने देखना ये है कि हम उर्दू के, बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि जनरल नॉलेज वाले पोर्शन पे आप बिल्कुल पहले जो है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करें, बल्कि आप ऐसा करें कि सबसे पहले आप उर्दू वाला पोर्शन जो है उसकी तरफ जाएं। और उसमें सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने लगातार, यानी नंबर 1 से लेकर नंबर 80 तक जितने भी सवाल हैं वो आपने फ़र्दन फ़र्दन जो है पढ़ते भी जाना है, और जितने सवाल उसमें आपको क्लियर हों वो आप जो है उसको पिक करते जाएं। यानी क्लियर होने की सूरत में फ़र्ज़ करो, यानी आपको जो आपकी पहली अटैम्प्ट है, आप पहली अटैम्प्ट में फ़र्ज़ करो आप क्या करते हैं कि 50 सवाल जो है वो आप हल कर लेते हैं। हल करने से मेरी मुराद ये है कि वो 50 सवाल आपके बिल्कुल श्योर शॉट हों कि ये मेरे बिल्कुल ठीक हैं। अब आप देखेंगे कि आपके पास उर्दू के 30 सवाल जो है वो बच चुके हैं। तो अब जब पहले आपने 50 सवाल हल किए हैं, लेकिन आपने पढ़ा पूरे 80 सवालों को ही है। अब वो इस तरह होता है कि फ़र्ज़ करें आप पहला सवाल जो है वो आपने पिक कर लिया, दूसरा सवाल जो है वो आपको इबाहम में डाल रहा है, लेकिन जब आप पूरा पेपर पढ़ते हैं, यानी पूरे 80 सवाल पढ़ते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उसी दूसरे नंबर वाले सवाल का जवाब जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो आगे आने वाले सवालों के अंदर मौजूद होता है, या इस तरह भी होता है कि कोई ना कोई हमें जो है उसके बारे में क्या मिल जाता है, इशारा मिल जाता है, और वो इशारा जो है हमें उस सवाल को हल करने में मदद करता है। तो जब आप ये 50 सवाल, जब आपको श्योर शॉट हो जाते हैं कि ये मेरे 50 सवाल बिल्कुल दुरुस्त हैं, अब आपके पास जो है वो 30 सवाल बचते हैं उर्दू के, और 20 सवाल आपके बच रहे हैं जनरल नॉलेज के, जिसकी तरफ अभी आप नहीं गए। ये आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये सवाल ऐसे हैं जो आपको क्लियर नहीं है इनके जवाब, तो फ़िलहाल आप इनको छोड़ दें और आप जनरल नॉलेज की तरफ आ जाएं। जनरल नॉलेज में क्या होगा कि कम अज़ कम 4 से 5 सवाल ऐसे ज़रूर होते हैं जो इंसान जो है वहाँ पे उम्मीदवार जो है वो हल कर लेता है। तो अगर आप देखें तो 50 सवाल आप पहले हल कर चुके हैं, और 50 में अगर फ़र्ज़ करो 5 और ऐड कर दें तो ये 55 सवाल आपके ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके ठीक हैं, जिस पे आपको श्योर है कि ये हमारे गलत नहीं हैं। उसके बाद अब दोबारा से इन 30 सवालों की तरफ आएँ।
अब इन 30 सवालों में जो कैटेगरी होगी वो ये होगी कि कुछ सवाल ऐसे होंगे कि जिसमें आप 2 ऑप्शन आपके सामने होंगे और इनमें आप फंसे हुए होंगे, यानी आपको लग रहा होगा कि ये ऑप्शन भी दुरुस्त हो सकता है और ये ऑप्शन भी दुरुस्त हो सकता है। तो आपने सबसे पहले इन सवालों को देखना है कि कितने सवाल ऐसे हैं कि जो 2 ऑप्शन पे आपका ज़हन जो है वो फंसा हुआ है। तो अगर फ़र्ज़ करो वहाँ पे आपके पास 6 सवाल ऐसे हैं जो कि 2 ऑप्शन पे आपका ज़हन जो है वो फंसा हुआ है, तो मैं ये कहूँगा कि आप उनमें जो है वो तुक्का ज़रूर लगाएं। यानी तुक्के से मुराद ये है कि जब आपको क्लियर नहीं है तो उसमें कभी इम्कान है कि आपके जो है 2, 4 या हो सकते हैं 3 जो है ना वो सवाल आपके दुरुस्त हो सकते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि 2 ऑप्शन में तुक्का लगाना जो है वो आसान होता है। तो इसके बाद मज़ीद जो सवाल आपके पास बचते हैं, यानी अगर आप ये 6 के 6 ठीक कर लेते हैं या इसमें ऐसा होता है कि 3 आपके जो है वो दुरुस्त हो जाते हैं और 3 जो है वो गलत हो जाते हैं, तो फिर भी इसमें आपको नुकसान नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है, वो ये है कि जब आप ये एक चक्कर लगा लेते हैं, चक्कर से मुराद मेरी ये है कि पहला जो आपने अटैम्प्ट की उसमें आपने 50 सवाल पिक किए, फिर आप जनरल नॉलेज की तरफ आए, आपने 5 सवाल पिक किए, फिर आप उर्दू की तरफ गए हैं तो वहाँ पर आपने जो है वो 6 सवाल पिक किए हैं। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि आप पूरे पेपर के अंदर एक बार जो है वो चक्कर लगा चुके होते हैं और बाज़ चीज़ें इंसान को बाद में जो है वो याद आ जाती हैं। तो कुछ ना कुछ सवाल ऐसे ज़रूर होते हैं कि जो बाद में बंदे को क्लियर हो जाते हैं। तो ये अब आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है, वो ये है कि जब आपको क्लियर हो जाता है कि आपके सवाल जो हैं वो 60 जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं यानी आपने पेपर को 1 बार 2 बार या 3 बार मुकम्मल चेक किया है और आप 60 सवालों पे पहुँचे हैं, तो एक बात ज़हन में रख लें कि 60 नंबर जो हैं यानी 60 सवाल दुरुस्त हैं और 60 ही नंबर हैं, और आपने कोई ऐसा सवाल पिक नहीं किया जो कि क्या कहते हैं कि शक में हो, जो आपके नंबरों को काट रहा हो। क्योंकि यहाँ आपको पता होगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, वो ये होती है कि अगर आपके 4 सवाल जो हैं वो गलत हैं तो आपका जो है वो 1 नंबर जो है पिछले, यानी यहाँ पे अगर आपके 60 ठीक हैं, 60 नंबर हैं, मज़ीद आप 4 सवाल पिक करते हैं तो ये चारों के चारों गलत होते हैं, तो यहाँ आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा और आप जो हैं 59 पे आ जाएंगे। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि जो सवाल आपको बिल्कुल क्लियर नहीं है, यानी आप 2 ऑप्शन पे भी फंसे हुए नहीं हैं, तो कोशिश करें कि उन सवालों को आप पिक न करें। अब मैं आता हूँ मेन चीज़ पे कि आपने उर्दू हिस्से से, ये उर्दू पोर्शन से ज़्यादा कितने नंबर जो हैं आपके होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर आप उर्दू वाले पोर्शन से 65 नंबर जो है उर्दू वाले पोर्शन से नहीं बल्कि जनरल नॉलेज और उर्दू को मिला के अगर आपके 65 सवाल बिल्कुल करेक्ट हैं, ज़हन में रखिएगा बिल्कुल करेक्ट हैं, और आपने बाकी सवालों को छोड़ दिया है, तो कभी इम्कान है कि 120 जो सीटें हैं उनका मेरिट जो है वो आप उस मेरिट में आसानी से आ जाएंगे और इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई कर लेंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप जो है वो 60 नंबर पे खड़े हैं, ठीक है ना। अब 60 नंबर पे खड़े हैं तो मैं नहीं समझता कि 60 जो नंबर हैं वो आपके जो है वो सेव हैं, तो आपको यहाँ पे चांस लेना पड़ेगा। चांस लेने से मुराद ये है कि उर्दू में भी आपको चांस लेना पड़ेगा, उर्दू वाले पोर्शन में, और जनरल नॉलेज में भी आपको जो है वो चांस लेना पड़ेगा। क्यों कि 60 नंबर जो हैं वो बहुत थोड़े हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेपर की असल तो नोयत देखना पड़ती है कि पेपर अगर आसान होता है तो यकीनी बात है कि ये नंबर आपके थोड़े होंगे। तो कोशिश करें कि आप उर्दू प्लस जनरल नॉलेज इन दोनों को मिला के अगर आप 70 नंबरों पर पहुंच जाते हैं नेगेटिव मार्किंग करने के बाद, तो 70 नंबर अगर आपके यहाँ इस टेस्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे 120 सीटें हैं, तो ये श्योर शॉट है कि आप जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, इसके साथ एक और चीज़ भी मशरूत ये है कि अगर पेपर बिल्कुल हलवा होता है, यानी बिल्कुल हलवा से मुराद ये है कि पेपर की रेशो जो है वो फ़र्ज़ करो 70% पेपर आसान है, तो फिर जो है
صاف ظاہر ہے پیپر آسان ہوگا تو میرٹ جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا، اور پیپر اگر مشکل ہوگا تو میرٹ جو ہے وہ یقینی بات ہے نیچے آ جائے گا۔ لیکن سیٹوں کے حساب سے، کیونکہ پبلک سروس کمیشن میں 1:5 کی ریشو ہوتی ہے، یعنی ایک سیٹ کے لیے وہ 5 بندے جو ہیں وہ انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں۔ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھ لیں تو 120 سیٹیں ہیں، تو اس کو 5 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنے بندے جو ہیں وہ انٹرویو کے لیے بلائے جاتے ہیں یا بلائے جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آپ پیپر حل کرنے سے پہلے آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے، اور تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ نیگیٹو مارکنگ میں آپ کو نقصان نہ ہو۔ میں ایک بار پھر آپ سے یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بہتر ہے کہ جو سوال سب سے پہلے جو آپ کو بالکل کلیئر ہیں وہ حل کریں، پھر آپ دوبارہ سے ان سوالوں کی طرف آئیں جن کے 2 آپشن ہیں۔ ان 2 آپشن میں اگر آپ پھنسے ہوئے ہیں تو آپ وہاں تکا ضرور لگائیں۔ کیوں کہ اگر فرض کرو وہاں سے آپ کے 6 سوال ہیں اور وہاں سے آپ کے 4 ٹھیک ہو جاتے ہیں، 2 غلط ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی آپ کو اس میں فائدہ ہے، کیونکہ 2 سے آپ کا جو ہے وہ کیا کہ آدھا نمبر جو ہے وہ ضائع ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اس کا ایسے ہوتا ہے کہ اگر فرض کرو 4 سوال اگر آپ کے غلط ہیں تو 4 سوالوں کی یہ ہوتا ہے کہ 0.25 0.25 اور اسی طرح 0.25، تو یہ 1 نمبر بنتا ہے، یعنی 4 سوال اگر آپ کے غلط ہوں گے تو پچھلے نمبروں سے آپ کا 1 نمبر جو ہے وہ کاٹ لیا جائے گا۔ تو کوشش یہ اور ان سوالوں کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کو بالکل سوال نہیں آتے آپ ان کو پک مت کریں۔ ایک بار پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیٹیں 120 ہیں، ان کا میرٹ مجھے قوی امکان ہے کہ میرٹ جو ہے وہ اگر بہت ہی زیادہ ہائی چلا جاتا ہے تو وہ 65 کے قریب ہی رہے گا، 65 66 کے قریب یا ہو سکتا ہے اس سے بھی نیچے جو ہے وہ ہو سکتا ہے 62 63 یا 64 کے درمیان ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ معلوماتی ضرور رہی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔